चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। सलाहुद्दीन अय्यूबी सूडानियों की बगावत को मुकम्मल तौर पर दबा चुका था। सूडानियों के बहुत से कमांडर मारे गए थे या जख्मी हो गए थे और बहुत से सुल्तान अय्यूबी के दफ्तर के सामने खड़े थे। उन्होंने हथियार डालकर शिकस्त और सुल्तान अय्यूबी की इताअत कबूल कर ली थी। वो सुल्तान के हुक्म के मुंतजिर थे। सुल्तान अंदर बैठा अपने सालारों वगैरह को अहकाम दे रहा था। अली बिन सफियान भी मौजूद था। इस फतह में उसका बहुत दखल था। सलीबियों को शिकस्त देने में भी उसके निज़ाम जासूसी ने बहुत काम किया था, बल्कि ये दोनों कामयाबियां जासूसी के निज़ाम की ही कामयाबियां थी। सुल्तान अय्यूबी को जैसे अचानक कुछ याद आ गया हो। उसने अली बिन सफियान से कहा कि अली, हमें उन जासूस लड़कियों और उनके साथियों के मुतालिक सोचने का वक्त ही नहीं मिला। वो अभी तक साहिल पर कैदी कैंप में हैं। उन सबको फौरन यहाँ लाने का बंदोबस्त करो और तहखाने में डाल दो। मैं अभी पैगाम भिजवाता हूँ। अली बिन सफियान ने कहा, इन सबको यहाँ पहरे में बुलवा लेता हूँ। सुल्तान, आप शायद 7वीं लड़की को भूल गए हैं। वो सूडानियों के एक कमांडर बालियान के पास थी। उसी लड़की से जासूसों और बगावत का इंकशाफ हुआ था। मैं देख रहा हूँ कि बालियान इन कमांडरों में नहीं है जो बाहर मौजूद हैं, और वो जख्मियों में भी नहीं, और वो मरे हुओं में भी नहीं मिला। मुझे शक है कि 7वीं लड़की, जिसका नाम फखरुल मिस्री ने वो भी बताया था, बालियान के साथ कहीं रूपोश हो गई है। अपना शक रफा करो अली। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, जहाँ मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं। बालियान लापता है तो वो बहिरे रोम की तरफ निकल गया होगा। सलीबियों के सिवा उसे और कौन पनाह दे सकता है। बहरहाल इन जासूसों को तहखानों में डालो और अपने जासूस फौरन तैयार करके समंदर पार भेज दो। ज्यादा जरूरी तो ये है कि अपने जासूस अपने ही मुल्क में फैला दिए जाएं। ये मशवरा देने वाला सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की भेजी हुई फौज का सालार था। उसने कहा कि हमें सलीबियों की तरफ से इतना खतरा नहीं जितना अपने मुसलमान उमरा से है। अपने जासूस उनके हरमों में दाखिल कर दिए जाएं तो बहुत सी साजिशें बेनकाब होंगी। उसने तफसील से बताया कि ये खुद साख्ता हुक्मरान किस तरह सलीबियों के हाथों में खेल रहे हैं। सुल्तान जंगी अक्सर परेशान रहते हैं कि बाहर के हमलों को रोकें या अपने घर को अपने ही चिराग से जलने से बचाएं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ये रोहिदात गौर से सुनी और कहा कि अगर तुम लोग जिनके पास हथियार हैं दयानतदार और अपने मजहब से मुखलिस रहे तो बाहर हमले और अंदर की साजिशें कौम का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम अपनी नजर सरहदों से दूर आगे ले जाओ। सल्तनत इस्लामिया की कोई सरहद नहीं। तुमने जिस रोज अपने आप को और खुदा के उस अजीम मजहब इस्लाम को सरहदों में पाबंद कर लिया, उस रोज से यूं समझो कि तुम अपने ही कैद खाने में कैद हो जाओगे। फिर तुम्हारी सरहदें सुकड़ने लगेंगी। अपनी नजरें बहिरे रूम से आगे ले जाओ। समंदर तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकते। घर के चिरागों से न डरो, ये तो एक फूंक से गुल हो जाएंगे। उनकी जगह हम ईमान के चिराग रोशन करेंगे। हमें उम्मीद है कि हम ईमान फरोशी को रोक लेंगे। सालार ने कहा कि हम मायूस नहीं। सिर्फ 2 लानतों से बचो मेरे अजीज रफीको। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मायूसी और ज़हनी अय्याशी। इंसान पहले मायूस होता है, फिर ज़हनी अय्याशी के जरिए राह फरार इख्तियार करता है। इस दौरान अली बिन सफियान जा चुका था। उसने फौरन एक कासिद बहिरा रूम के कैंप की तरफ इस पैगाम के साथ रवाना कर दिया कि रॉबिन, उसके 4 साथियों और लड़कियों को घोड़ों या ऊंटों पर सवार करके 20 मुहाफिजों के पहरे में दारुल हुकूमत को भेज दिया जाए। कासिद को रवाना करके उसने अपने साथ 6 सिपाही लिए और कमांडर बालियान की तलाश में निकल गया। उसने उन सूडानी कमांडरों से जो बाहर बैठे थे बालियान के मुतालिक पूछ लिया। सबने कहा था कि उसे लड़ाई में भी कहीं नहीं देखा गया था और न ही वो इस फौज के साथ गया था जो बहिरा रूम की तरफ सुल्तान की फौज पर हमला करने के लिए भेजी गई थी। अली बिन सफियान बालियान के घर गया तो वहाँ उसकी 2 बूढ़ी खादमाओं के सिवा और कोई नहीं था। उन्होंने बताया कि बालियान के घर में 5 लड़कियां थीं। इनमें जिसकी उम्र सबसे ज्यादा हो जाती थी उसे वो गायब कर देता और उसकी जगह जवान लड़की ले आता। इन खादमाओं ने बताया कि बगावत से पहले उसके पास एक फरंगी लड़की आई थी जो गैर मामूली तौर पर खूबसूरत और होशियार थी। बालियान उसका गुलाम हो गया था। बगावत के एक रोज बाद जब सूडानियों ने हथियार डाल दिए तो बालियान रात के वक्त घोड़े पर सवार हुआ। दूसरे घोड़े पर उस फरंगी लड़की को सवार किया और मालूम नहीं दोनों कहाँ रवाना हो गए। उनके पास 7 घुड़सवार थे। हरम की लड़कियों के मुतालिक बूढ़ियों ने बताया कि वो घर में जो हाथ लगा उठा कर चली गई हैं। अली बिन सफियान वहाँ से वापस हुआ तो एक घोड़ा सरपट दौड़ता आया और अली बिन सफियान के सामने रुका। इस पर फखरुल मिस्री सवार था। कूदकर घोड़े से उतरा और हामती कामती आवाज में बोला कि मैं आपके पीछे आया हूँ। मैं भी उसी बदबख्त बालियान और उस काफिर लड़की को ढूंढ रहा था। मैं उनसे इंतकाम लूंगा। जब तक उन दोनों को अपने हाथों कत्ल न कर लूं मुझे चैन नहीं आएगा।
मैं जानता हूँ वो किधर गए हैं। मैंने उनका पीछा किया है, लेकिन उनके साथ 7 मुसल्लह मुहाफिज हैं। मैं अकेला था। वो बहीरे रूम की तरफ जा रहे हैं, मगर आम रास्ते से हटकर उसने अली बिन सफियान के घुटनों पर हाथ रख कर कहा, खुदा के लिए मुझे सिर्फ 4 सिपाही दे दें। मैं उनके ताक़ुब में जाऊंगा और उन्हें ख़त्म करके आऊंगा। अली बिन सफियान ने उसे इस वादे से ठंडा किया कि वो उसे 4 की बजाय 20 सवार देगा। वो साहिल से आगे इतनी जल्दी नहीं जा सकते। मेरे साथ रहो। अली बिन सफियान मुतमईन हो गया कि ये तो पता चल गया कि वो किस तरफ गए हैं। उस वक्त बालियान उस सलीबी लड़की के साथ, जिसका नाम मोबी था, साहिल की तरफ जाने वाले आम रास्ते से हटकर दूर जा चुका था। इन इलाकों से वो अच्छी तरह वाकिफ था। उसे मालूम नहीं था कि सुडानी फौज और उसके कमांडरों को सलाहुद्दीन अय्यूबी ने माफी दे दी है। एक तो वो सुल्तान के अताब से भाग रहा था, और दूसरा ये कि वो मोबी जैसी हसीन लड़की को नहीं छोड़ना चाहता था। वो समझता था कि दुनिया की हसीन लड़कियां सिर्फ मिस्र और सूडान में ही हैं, मगर इटली की इस लड़की के हुस्न और दिलकशी ने उसे अंधा कर दिया था। उसकी खातिर वो अपना रुतबा, अपना मजहब और अपना मुल्क ही छोड़ रहा था। लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि मोबी उससे जान छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वो जिस मकसद के लिए आई थी वो खत्म हो चुका था। वो मकसद तबाह हो गया था, ताहम मोबी अपना काम कर चुकी थी। उसके लिए उसने अपने जिस्म और अपनी इज्जत की कुर्बानी दी थी। बालियान इस खुशफहमी में मुब्तला था कि मोबी उसे बुरी तरह चाहती है, मगर मोबी उससे नफरत करती थी। वो चूंकि मजबूर थी, इसलिए अकेली भाग नहीं सकती थी। वो इस मकसद के लिए बालियान को साथ लिए हुए थी कि उसे अपनी हिफाजत की जरूरत थी। उसे बहीरा रूम पार करना था या रॉबिन तक पहुंचना था। उसे मालूम नहीं था कि रॉबिन और उसके साथी जो ताजिरों के भेस में थे पकड़े जा चुके हैं। इस मजबूरी के तहत वो बालियान के हाथ में खिलौना बनी हुई थी। वो कई बार उसे कह चुकी थी कि तेज चलो और पड़ाव कम करो वरना पकड़े जाएंगे, लेकिन बालियान जहाँ अच्छी सायादार जगह देखता रुक जाता। उसने शराब का जखीरा पीने के लिए साथ रख लिया था। एक रात मोबी ने एक तरकीब सोची। उसने बालियान को इतनी ज्यादा पिला दी कि वो बेसुध हो गया। उनके साथ जो 7 मुहाफिज थे वो कुछ परे सो गए थे। मोबी ने देखा कि उनमें से एक ऐसा है जो जवान है और सब पर छाया रहता है। बालियान ज्यादातर उसी के साथ हर बात किया करता था। मोबी ने उसे जगाया और थोड़ी दूर ले गई। उसे कहा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और यहाँ क्यों आई थी। मैं तुम लोगों के लिए मदद लाई थी ताकि तुम सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे गैर मुल्कियों से आज़ाद हो सको, मगर तुम्हारा ये कमांडर बालियान इस कदर अय्याश है कि उसने शराब पीकर बदमस्त होकर मेरे जिस्म के साथ खेलना शुरू कर दिया। बजाय इसके कि वो अक्लमंदी से बगावत का मंसूबा बनाता, वो फतह हासिल करता, उसने मुझे अपने हरम की लौंडी बना लिया और अंधाधुंध फौज को 2 हिस्सों में तकसीम करके ऐसी लापरवाही से हमला करवाया कि एक ही रात में तुम्हारी इतनी बड़ी फौज खत्म हो गई। तुम्हारी शिकस्त का जिम्मेदार ये शख्स है। अब ये मेरे साथ सिर्फ अय्याशी के लिए जा रहा है और मुझे कहता है कि मैं उसे समंदर पार ले जाऊं, इसे अपनी फौज में रुतबा दिलाऊं और उसके साथ शादी कर लूं। मगर मुझे इस शख्स से नफरत है। मैंने फैसला किया है कि अगर मुझे शादी ही करनी हुई और अपने मुल्क में ले जाकर उसे फौज में रुतबा दिलाना है तो मुझे ऐसे आदमी का इंतखाब करना चाहिए जो मेरे दिल को अच्छा लगे। वो आदमी तुम हो। तुम जवान हो, दलेर हो, अक्लमंद हो। मैंने जब से तुम्हें देखा है तुम्हें चाह रही हूँ। मुझे इस बूढ़े से बचाओ, मैं तुम्हारी हूँ। समंदर पार चलो, फौज का रुतबा और मालो दौलत तुम्हारे कदमों में होगा, मगर इस आदमी को यहीं खत्म कर दो। वो सोया हुआ है, उसे कत्ल करो और आओ निकल चलें। उसने मुहाफिज के गले में बाहें डाल दी। मुहाफिज उसके हुस्न में गिरफ्तार हो गया। उसने दीवाना वार लड़की को अपने बाजुओं में जकड़ लिया। मोबी इस जादूगरी की माहिर थी। वो जरा परे हट गई। मुहाफिज उसकी तरफ बढ़ा तो अकब से एक बर्छी उसकी पीठ में उतर गई। उसके मुंह से हाय निकली और वो पहलू के बल लुढ़क गया। बर्छी उसकी पीठ से निकली और उसे आवाज सुनाई दी, नमक हराम को जिंदा रहने का हक नहीं। लड़की की चीख निकल गई। वो उठी और इतना ही कहने पाई थी कि तुमने उसे कत्ल कर दिया। पीछे से एक हाथ ने उसके बाजू को जकड़ लिया और झटका देकर अपने साथ ले गया। उसे बालियान के पास फेंक कर कहा, हम इस शख्स के पाले हुए दोस्त हैं, हमारी जिंदगी इसी के साथ है। तुम हम में से किसी को इसके खिलाफ गुमराह नहीं कर सकती। जो गुमराह हुआ उसने सजा पा ली है। बालियान शराब के नशे में बेहोश पड़ा था। तुम लोगों ने ये भी सोचा है कि तुम कहाँ जा रहे हो? मोबी ने पूछा। समंदर में डूबने, एक ने जवाब दिया। तुम्हारे साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं। जहाँ तक बालियान जाएगा हम वहाँ तक जाएंगे। और वो दोनों जाकर लेट गए। दूसरे दिन बालियान जागा तो उसे रात का वाकया बताया गया। मोबी ने कहा कि वो हमें जान की धमकी देकर अपने साथ ले गया था। बालियान ने अपने मुहाफिजों को शाबाश दी, मगर उनकी ये बात सुनी अनसुनी कर दी कि ये लड़की उसे गुमराह करके ले गई थी और उन्होंने उसकी बात सुनी थी। वो मोबी के हुस्न और शराब में मदहोश होकर सब कुछ भूल गया। मोबी ने उसे एक बार फिर कहा कि तेज चलना चाहिए, मगर बालियान ने परवाह न की। वो अपने आप में नहीं था। मोबी अब आज़ाद नहीं हो सकती थी। उसने देख लिया था कि ये लोग अपने दोस्तों को कत्ल करने से भी गुरेज नहीं करते। अली बिन सफियान ने न जाने क्या सोचा कि उनका ताक़ुब न किया।
बगावत के बाद के हालात को मामूल पर लाने के लिए वो सुल्तान अयूबी के साथ बहुत मसरूफ हो गया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहें तो दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए, हम आपके ताउन के बेहद मशकूर होंगे।